हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू O2IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम आज एक और चैप्टर करेंगे अपनी पॉलिटी बाइट सीरीज़ में, जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं सीरियल वाइज पॉलिटी के। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजंस। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं O2IAS अकेडमी, प्लस आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं O2IAS अकेडमी ऐप, जिसमें आपको पॉलिटी बाइट सीरीज़ के सारे लेक्चर्स का PDF मिलेगा, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स को लेके जो हमारे इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प है वो उसमें फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने स्टडी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जो है एमरजेंसी प्रोविजंस। ये क्यों लाया गया, क्या इसका ऑप्शन है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे एंड दिस विल बी अ बिट लेंथी लेक्चर, but end of this lecture you will be clear with each and every article, related cases, amendments, plus the type of questions जो आज तक इस particular chapter से पूछे गए हैं और the variety या focus areas जैसे इस chapter को डील किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं एमरजेंसी का मतलब क्या होता है? अब एकदम से कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, ठीक है, उसी चीज़ जब हम बोलते हैं कि एमरजेंसी आ गया, एमरजेंसी मीन्स इट्स इसी टाइम पे कुछ चीज़ करी जाए, कोई ऐसा सिचुएशन अराइज, आपातकालीन स्थितियां जब आ जाएं, ठीक है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस। तो पर्टिकुलरली जब बात करते हैं एमरजेंसी प्रोविजन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो ये मेंशन है हमारा पार्ट नंबर 18 के ऊपर एंड आर्टिकल्स जो हैं दैट इज़ 352 360, ठीक है। जब हम बात करेंगे एमरजेंसी की, तो हम सबको दो तीन चीज़ें पता होती हैं, दैट इज़ आर्टिकल 352, 56 एंड 60, ठीक है। इसमें क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पहली बात है कि आपको याद होना चाहिए कि पार्ट कौन सा अवेलेबल है। बेसिकली व्हाट इज एमरजेंसी, तो एक अगर हम नॉर्मल सा डेफिनेशन देखें, दैट इज स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस एंड सिचुएशंस। देखिए, हमारा जो इंडिया है उसमें है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जब इमरजेंसी आती है, आप इससे अभी कुछ भी मत समझिए, सिर्फ आप इतना देखिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब एक प्रेसिडेंट उसमें इशू कर देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का जब रोल आ जाएगा कंट्रोल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी, ठीक है। ये है हमारा मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, हमारे देश को लेके, फाइन। बेसिकली अब हम देखेंगे, पहले जब हमने सोर्सेज वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने किया था कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो मेंशन कहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, लेकिन जो उसके सस्पेंशन के रिलेटेड हम देखते हैं दैट इज वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो है हमारा जर्मनी का, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको उसमें भी बार बार कंप्लीट की थी कि जब बोरोइंग की बात आएगी दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड जब सस्पेंशन की बात आएगी फंडामेंटल राइट्स को लाइक उसमें फंडामेंटल राइट्स की इमरजेंसी के दौरान, दैट इज फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ओके, देन बेसिकली अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के दौरान होता क्या क्या है। पहले हम इसमें अगर नॉर्मल सी एक बात पढ़ें तो दैट इज इंडिया का जो हम बात है, हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब हम फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंड इसको हम एक बेसिक फीचर भी मानते हैं, ठीक है। तो जब बात आएगी बेसिक फीचर के बाद, लेकिन जब इमरजेंसी की बात आएगी तो वो फेडरल से हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज यूनिटरी। और वो कैसे होगा वो हम जब रिस्पेक्टिव इमरजेंसीज डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड स्टेट्स आर इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर बिकम्स यूनिटरी, ये मैंने आपको बोला। लेकिन देखिए, मैंने बोला कि फेडरल इज अ बेसिक फीचर, हमने पढ़ा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलरली अमेंडमेंट नहीं लानी पड़ेगी, बिकॉज जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक प्रोसेस पढ़ा था, उसका एक प्रोसीजर है। हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी, मान लीजिए आज कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो क्या पहले हम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारे देश को अगर हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है उसको एट स्पॉट अप्लाई किया जाए, दैट इज व्हाट कॉल्ड इमरजेंसी, कि उसका सॉल्यूशन एट स्पॉट होना चाहिए। दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इमरजेंसी। नेक्स्ट इज बेसिकली इसके बिहाइंड का जो क्यों इसको है वही है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अंदर कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को तोड़ के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ा था, हम अपने देश को बचाने के लिए उसी टाइम पे कुछ चीज़ अप्लाई कर दें ताकि उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम सबको बचाया जा सके।
सो नेक्स्ट इज, ये है 3 मेन आर्टिकल्स जो बात करते हैं इमरजेंसी की। जब बात करते हैं हम आर्टिकल 352 को, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। जब बात करते हैं 356 को, तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल या कॉन्स्टिट्यूशन फेल मशीनरी कुछ, ठीक है। एंड 360 इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, अब आप देखिए, जब मैंने आर्टिकल 352 लिखा है, दैट इज ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, देखिए जब भी हम किसी इमरजेंसी की बात करेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनमें जो इमरजेंसी लगाने का जो प्रोविजन है या जिसके पास पावर है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के पास ही। तो इसमें प्रेसिडेंट की मर्जी और उसकी सेटिस्फेक्शन जो ग्राउंड्स उसमें दिए हैं, उसमें जो कंप्लीटली पावर है दैट इज विद आवर प्रेसिडेंट। बट क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, नहीं आएगा, उसका भी एक अपना अलग प्रोसेस है, उसके पीछे भी कुछ अमेंडमेंट है, वो हम विद द फॉलोइंग लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी, तो हम जब भी 3 इमरजेंसीज पढ़ेंगे तो जो मेन हेड, जो मेन पावर है दैट इज विद आवर प्रेसिडेंट, ठीक है। So when president is satisfied that security of the country is under threat or there is an imminent threat, war है, external aggression है, armed rebellion है। पहले हम इन तीन चीज़ों का मतलब पढ़ते हैं। एक तो है war। What does this word war means? War means कि मान लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया, कोई सेकेंड कंट्री है, कोई भी एक्स और वाई कंट्री है, इन्होंने फॉर्मल डिक्लेरेशन दे दिया कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी या वी विल फाइट, कुछ भी ऐसा होगा, तो दैट इज टर्म्ड एज वॉर। बट एक एक्स कंट्री है, एक वाई कंट्री है, लेकिन इन दोनों की तरफ से कुछ वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, लेकिन वो फॉर्मली डिक्लेयर नहीं है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड व्हाट इज आर्म्ड रिबेलियन, इसके पीछे की स्टोरी अब हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो जब ये तीनों सिचुएशंस अराइज होंगी तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक नेशनल इमरजेंसी लगा सकेंगे। बट क्या नेशनल इमरजेंसी डायरेक्टली उनके थ्रू लग जाएगी? नहीं, पहले जो आएगा कैबिनेट के थ्रू, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अप्रूवल नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो तरीका है, कोई प्रोसीजर है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ विदाउट प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं चलती है। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोसीजर। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का क्या प्रोसीजर है, सो इसको हम करेंगे अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में। आप देखिए कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो ग्राउंड्स है दैट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। जब हमारी इमरजेंसी लगेगी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब लगेगी आर्म्ड रिबेलियन के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आप एक अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। इसमें ये बोला गया था कि ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो पूरे के पूरे देश के ऊपर लगेगी। इट कैन अप्लाई टू द सर्टेन पार्ट्स ऑल्सो। मान लीजिए 28 स्टेट्स में से किसी 4 में आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, सो पावर है कि आप सिर्फ इन 4 स्टेट्स में इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, फिर अब हम पढ़ेंगे नॉर्मली इसी पर्टिकुलर, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा आर्म्ड रिबेलियन। तो क्या स्टार्टिंग से वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तो हमारा स्टार्टिंग से ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेम लाइन में था। बट व्हेन इट कम्स टू द आर्म्ड रिबेलियन, ये ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्या था? पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। होता क्या था कि जब भी कुछ भी हल्का सा कुछ होएगा, ठीक है, नॉर्मली कंट्री के अंदर कुछ भी ऐसी डिस्टर्बेंसेस चलती रहती थी रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कोर्ट्स, कुछ भी। तो अगर जब इंटरनल डिस्टर्बेंस था तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास पावर थी कि वो रिटर्न उसमें दे के कभी भी इमरजेंसी लगवा सकता है। बट व्हेन इट केम टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगाया गया और उसमें एक टर्म मेंशन किया गया, दैट इज आर्म्ड रिबेलियन। फाइन, तो आर्म्ड रिबेलियन जब होगा, आर्मी के रिलेटेड होगा, तो उसमें आपके लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इस वर्ड को चेंज कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर और चीज़ें भी लिखी गई थी, दैट इज कि कैबिनेट को रिटर्न रिकमेंडेशन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। हुआ क्या था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये चीज़ फॉलो नहीं की गई थी। उसमें क्या किया था, डायरेक्ट इंदिरा गांधी जी ने बोला था, प्रेसिडेंट को एक लेटर दिया कि आप लगा दीजिए, और वो इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसीलिए उसके बाद जो चीज़ मेंशन हुई वो यही थी कि रिटर्न रिकमेंडेशन नेसेसरी है, पर्टिकुलरली कैबिनेट को वो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, इमरजेंसी देने के लिए। नेक्स्ट इज सिंपल। पहले था कि सिंपल मेजॉरिटी से आप पास कर सकते हैं, बट नाउ इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही दोनों हाउसेस को इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, उसी के बाद इसको लगाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज कि एक बार पहले
अगर एक बार इसको दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया तो ये कितने टाइम के लिए लगाई जाएगी, 6 महीनों के लिए। उसके बाद आपको री अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा। ओरिजिनली क्या था कि एक बार अगर लगा दी गई तो किसी भी टाइम तक लगाई जा सकती थी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में आपने 4 चीज़ें देखी। एक ये कि आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को एंटर किया गया, रिटर्न रिकमेंडेशन को इंपॉर्टेंट बोला गया, स्पेशल मेजोरिटी लेके आए गए, और दूसरी बात 6 महीने के लिए इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी थी, दैट इज़ नॉट बट चाइना के, जब चाइना और इंडिया के बीच में अटैक हुआ था उस टाइम पे 1962 से 1968। अब देखिए, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आई थी तो आप एक चीज़ देखिए कि बार बार कितना टाइम लिमिट के लिए हमने लगाया। सो पहली जो इमरजेंसी है दैट इज़ 1962 1968, ठीक है, नियर अबाउट 6 ईयर्स। देन उसके बाद थर्ड लगाई गई थी 1971 में, थर्ड 1975 से 1977, 2 साल के लिए। सो री अप्रूवल की बात इसमें, तो आपको सिर्फ ये 3 इमरजेंसी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट ऐसे नॉर्मल नॉलेज के लिए कि कब कब इमरजेंसीज लगाई गई हैं। सो पहला जब चाइना और इंडिया का अटैक था, सेकंड वाज पाकिस्तान अटैक, एंड थर्ड इज वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस इट वाज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इस टाइम पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए थे पार्लियामेंट के दौरान। जो इसमें सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन होगी वो फाइनल होगी, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। दिस वाज द मेन थिंग दैट वाज डन ड्यूरिंग दिस पार्ट। सो जब बात आएगी अप्रूवल की, सो दिस इज द फ्लो चार्ट कि कैबिनेट एक रिटन एडवाइस रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तो कर देंगे लेकिन उसके बाद वही सेम डेट पे पार्लियामेंट के पास भी ऑप्शन जाएगा एंड पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। अब इसको हम एक छोटी सी चीज़ से समझते हैं। मान लीजिए जनवरी 1 को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है। जब बात प्रोक्लेमेशन की आएगी नेशनल सी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये देखना पड़ेगा कि तीनों इमरजेंसीज में किस चीज़ से अमेंड किया जाएगा, दूसरा टाइम पीरियड क्या है अप्रूवल का और रिवोकिंग का, कौन रिवोक कर सकता है, कौन अप्रूव कर सकता है, कितने टाइम में कर सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी बेसिकली। सो इसमें देखिए, अब इसको अगर हम एग्जांपल से पढ़ें तो जनवरी, अगर जनवरी में प्रोक्लेम की जाती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और पार्लियामेंट के पास भी 1 जनवरी को ही वो चली जाएगी, फाइन। तो विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ तक तो नेशनल इमरजेंसी चलेगी ही चलेगी, लेकिन इस 1 मंथ में दोनों हाउसेज को भी इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना पड़ेगा, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी से इस पर्टिकुलर चीज को पास करना पड़ेगा, तभी वो फर्दर जनवरी से लेके 6 मंथ तक, मतलब जून तक वो अप्लाई हो जाएगी। इन केस अप्रूवल नहीं आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी से फरवरी तक ही चलेगी, बिकॉज अप्रूवल नहीं आया, ठीक है। तो सेम डेट पे, तो एक मींस नेशनल इमरजेंसी का जो मिनिमम टाइम है लागू होने का दैट इज 1 मंथ, लेकिन उसके बीच में हाँ खारिज नहीं होना चाहिए, बीच में कोई प्रोक्लेमेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बार प्रोक्लेम हो जाए देन इट विल बी टिल जून। ओके, तो यही चीज़ थी इसमें। सो नेक्स्ट इज, इसमें यही मेंशन है दैट इज कि दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है विद स्पेशल मेजॉरिटी, और ये हमने अभी देखा था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐड किया गया था। एक बार जब लागू हो जाएगी तो 6 महीने के लिए इसको ये फोर्स में रहेगी, लेकिन 6 महीने बाद आपको फिर से दोनों हाउसेस के थ्रू सेम प्रोसीजर के थ्रू इसको अप्रूव कराना पड़ेगा। ओके, इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, लोकसभा उस पर्टिकुलर टाइम पे जब इमरजेंसी को फोर्स किया गया उस टाइम पे अगर ये सेशन में बैठी ही नहीं है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, राज्यसभा को मीनवाइल उस चीज़ को पास करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इमरजेंसी को पास करना पड़ेगा, एंड जब लोकसभा मिलेगी तो विद इन 30 डेज इस बिल को पास करना पड़ेगा। अगर लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया है तो ये 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन। बात आती है जब विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी की, तो एक तो है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको बोल दें कि अब इमरजेंसी ख़त्म होने वाली है, एक पावर ये है, ठीक है। दूसरा, अगर जब बात उसको अप्रूवल की थी, जब राज्यसभा या लोकसभा को दोनों में से किसी को भी इसको अप्रूवल देना था और कोई भी एक हाउस उसको अप्रूव ना करे तो उस पर्टिकुलर टाइम एट दैट टाइम ओनली उसी स्पॉट पे उस इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जाएगा। बिकॉज देखिए, इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट तो प्रोक्लेम ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद जो पावर है वो है लोकसभा और राज्यसभा के पास। तो अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिया लेकिन राज्यसभा ने किया तो इमरजेंसी सीज्ड टू एक्सेस, वो नहीं चलेगी। बट नेशनल इमरजेंसी के केस में एक स्पेशल पावर दी गई है लोकसभा को, जिसमें क्या है कि अगर 1/10 मेंबर्स जो हैं
ठीक है। अगर जो 1/10 मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो अगर उस चीज़ का रिकमेंड करे या वो एक चीज़ बोले, नोटिस दें, अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर को, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को, कि ये पर्टिकुलर जो इमरजेंसी है उसको हटा दिया जाए, सिर्फ 1/10 मेंबर्स हैं, तो विद इन 14 डेज इस प्रेसिडेंट को एक ज्वाइंट सिटिंग, एक प्रेसिडेंट को एक सिटिंग अरेंज करनी पड़ेगी एंड उसमें सिंपल मेजोरिटी से इस पर्टिकुलर बिल को अगर पास कर दिया जाता है, सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50, आई डोंट थिंक सो, अब आप इसको कंफ्यूज होगा, व्हेन इट कम्स टू द सिंपल मेजोरिटी इट इज 50% ऑफ द हाउस, ठीक है। तो जब सिंपल मेजोरिटी से अगर उस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया जाएगा तो उसमें किसी का अप्रूवल कुछ ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को बंद करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, जिसमें हमने पढ़ा प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देगा, दोनों हाउसेज को स्पेशल मेजोरिटी से विद इन 1 मंथ पास करना पड़ेगा। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी के केस में आपको याद रखना है, एक तो पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन की प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, दोनों हाउसेज को वो करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू कि स्पेशल मेजॉरिटी, और जो टाइम मेंशन्ड है दैट इज़ 1 मंथ। ये मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ कि विद जो अगली इमरजेंसीज हैं उनमें ये टाइम जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। की इफेक्ट्स क्या होगा अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट पे, गवर्निंग सिस्टम पे, हमारे सेंटर स्टेट पे। सो पहला है कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं की जाती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कम्प्लीटली कंट्रोल आ जाती है किसके अंडर, पार्लियामेंट के अंडर। पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल में आएगी, दैट मीन्स यूनिटरी फीचर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर बोला था कि फेडरल से वो यूनिटरी में बन जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगा कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कभी भी उस पर्टिकुलर चीज़ में लॉ बना सकती है, ठीक है। देन अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। देन इज जो सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यूज़ को लेके जो चीज़ है उसमें पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखिए, ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 1 साल के लिए टेन्योर एक्सटेंड कर सकती है। बाकी इमरजेंसीज में ये चीज़ नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी दिस पावर कंप्लीटली लाइज विद द पार्लियामेंट। अगर नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी के बीच मान लो कुछ इमरजेंसी हुआ है तो उस टाइम पर आप इलेक्शन तो नहीं करवा सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या कंप्लीटली लोकसभा का टेन्योर आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा इफेक्ट है जब हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी का, दैट इज ऑफ सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कहाँ से लिया हमने ये, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे 2 आर्टिकल्स, वन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 358 एंड सेकंड इज रिलेटेड टू आर्टिकल 359। तो 352, 356, 360, नाउ इट्स 358 एंड 359, ठीक है। तो देखें, जब बात आएगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें 355 आर्टिकल्स, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी, तो आपको वैसे भी ये क्लियर हो जाएंगे। सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 358, ये कंप्लीटली क्लियरली मेंशन करता है कि आर्टिकल 19 के अंडर जो हमारे पास 6 फ्रीडम्स है नेशनल इमरजेंसी लगते ही वो कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ अब आपके नेशनल इमरजेंसी लगी है, नाउ बाय दिस ऑर्डर दीज आर कैंसल। नो, इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 फ्रीडम्स आपको दी गई हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। एंड रिलेटेड टू इसमें नेक्स्ट क्या होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें एक चीज़ मेंशन की थी कि ये सिर्फ तब किया जाएगा जब बात होगी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की, बट इफ द इमरजेंसी इज बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो आर्टिकल 358 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19। देन इट्स आर्टिकल 359, ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि बाय ऑर्डर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, प्लस वो कोर्ट के पास जाने का जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है उसको भी प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई है, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। सो आपने इन 2 आर्टिकल्स में चीज़ें पढ़ी, विल सी द डिफरेंस। तो जब आएगा आर्टिकल 358 के बारी तो ये सिर्फ है आर्टिकल 19 को लेके, ठीक है। ये ऑल फंडामेंटल राइट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होंगे
नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकल सस्पेंड, कोई आपको इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं चाहिए, इसमें एनफोर्समेंट का आपको ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट इज ओनली वर्क्स इन द केस ऑफ सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम में, इट ऑपरेट्स ऑन ऑल ग्राउंड्स, ये किसी में भी आप इंटरनल इमरजेंसी है तब भी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन एंटायर ड्यूरेशन के है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन मेंशन्ड होगी। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द कंट्री, लेकिन इसमें टू द होल ऑफ द कंट्री और पार्ट ऑफ द कंट्री, इट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359। इसमें आपको ये याद रखना है कि एक तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं दीज आर रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, प्लस आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो आर्टिकल 358 है इट इज ओनली एंड ओनली लिंक टू द आर्टिकल नंबर 19, बट व्हेन इट इज कम टू द 359 ये बाकी आर्टिकल्स को भी सस्पेंड कर सकता है, ओके। ना नेक्स्ट वी विल सी कि स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू क्या है इसमें। तो देखिए जब 30 मैंने आपको बोला था, जब हमने पढ़ा था 1975 वाली इमरजेंसी में, उसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है दैट इज कंप्लीट एंड फाइनल, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसीलिए 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी दौरान ये अमेंडमेंट आई थी जिसमें बोला था कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बट इसको डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978। तो अभी तक आपने एक चीज़ देखा क्या होगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 42nd को तो हम वैसे भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू द दिस इमरजेंसी चैप्टर, तो इसमें हमारे लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला कि इम्यून है, और जिसको कैंसिल आउट कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। नाउ दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी। इसको आपने देख लिया, नेशनल इमरजेंसी में हमने क्या पढ़ा, इट कम्स अंडर आर्टिकल 352, प्लस इसको प्रोक्लेम कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, विद इन 1 मंथ दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा, किससे, स्पेशल मेजॉरिटी से। लेकिन जब इसको हटाना होगा या तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा इसको हटाने के लिए, या लोकसभा के पास पावर है कि 1/10 मेंबर्स इसके लिए डाल दें नोटिस, एंड एक स्पेशल सिटिंग होगी अगर उसमें सिंपल मेजॉरिटी से पास। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब अप्रूवल की बात आएगी दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन जब हटाने की बात आएगी दैट इज सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, रीजन बीइंग आप इन चीज़ों पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स का रूल मतलब कंप्लीट पावर किसके पास आ जाएगी, प्रेसिडेंट की। अभी हमने जो लास्ट इमरजेंसी पढ़ी उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डिसमिस कर दी जाएगी। बेसिकली जब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल्स, तो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल 356 से भी पहले हम पढ़ते हैं एक ड्यूटी, और जो ड्यूटी मेंशन है आर्टिकल नंबर 355 के अंडर, ठीक है। तो आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि एक सेंटर की ड्यूटी है कि, एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो सेंटर की ड्यूटी है कि वो हमारे देश को या जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करे किससे, एक्सटर्नल एग्रेशन से, वॉर से, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं उनको अप्लाई कराए। सो आप एक बार इसका वो पढ़िए कि टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सेंटर की ड्यूटी है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो फंक्शन कर रही हैं किससे, हमारा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से अंडर ही, ठीक है। ये तो हमने मेंशन कर दी ड्यूटी, लेकिन अगर ये ड्यूटी मान लो सेंटर कर रही है लेकिन स्टेट नहीं सुन रहा है, तो क्या पनिशमेंट का कोई ऑप्शन है? यस, पनिशमेंट का जो ऑप्शन दिया है दैट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 356। 356 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाएगी तो पावर किसके पास चली जाएगी, वो है हमारे प्रेसिडेंट के पास, ओके। सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, अभी इसमें एक चीज आप देखिए, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, और अदरवाइज का मतलब है प्रेसिडेंट की मर्जी, दैट देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कांट बी कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। देखिए जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल्स, उसमें हम पढ़ते हैं 3 ग्राउंड्स में पहला तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नर ने रिपोर्ट दी, ठीक है, कि हमारे पर्टिकुलर स्टेट में, एक सेकेंड, कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप आइए और हमें कंट्रोल कीजिए। तो एक तो हो गया गवर्नर का ग्राउंड। सेकंड इज प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन राइज हो चुकी है कि अब सेंटर को उसमें या प्रेसिडेंट को खुद उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड इज, आप एक बार आर्टिकल 365 पढ़िए, देन आपको थर्ड सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी। व्हेन एनी स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई और गिवन इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन एग्जीक्यूटिव in excess of the execution power under any provision of the constitution, then it shall be lawful for the president
to hold that situation has arisen, state government cannot be carried as accordance with the provisions of the constitution. As simple as that कि जब मान लीजिए पहले हमने रिपोर्ट पढ़ी गवर्नर की, सेकंड हमने बोला कि प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी, तीसरा है कि आपने कोई डायरेक्शन दी थी स्टेट को, आपने बार बार बोला लेकिन स्टेट उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको उसके खिलाफ जा रहा है, तो भी उस पर्टिकुलर तीसरी सिचुएशन है कि स्टेट जब डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा. सो ग्राउंड्स हमने जो पढ़ा, रिपोर्ट बाय द गवर्नर, सेकंड इज प्रेसिडेंट्स का सेटिस्फेक्शन एंड द स्टेट डू नॉट फॉलो द ऑर्डर. ओके, सो नेक्स्ट इज हियर कम्स द प्रोक्लेमेशन कि इसको प्रोवोक कैसे किया जाता है. तो प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम करने के लिए डायरेक्टली एक चीज़ है कि वो दोनों हाउसेस को सिंपल मेजोरिटी से पास करना. चीज़ वही रहेगी कि पहले प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देंगे उस पर्टिकुलर डेट पे एंड उसी पर्टिकुलर डेट पे पार्लियामेंट के वो ऑप्शन जाएगा एंड पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से. लेकिन इसका टाइम क्या, इसमें दो चीज़ें डिफरेंट हुई नेशनल इमरजेंसी से, दैट इज ये सिंपल मेजोरिटी एंड नेक्स्ट इज 2 months. ठीक है, पिछले में नेशनल इमरजेंसी में जब हमने पढ़ा था दैट वाज 1 month एंड द स्पेशल मेजोरिटी. बाकी लोकसभा वाला जो आर्टिकल है वो दैट इज सेम कि अगर लोकसभा उस टाइम पे सेशन पे नहीं है तो जैसे राज्यसभा को मीनवाइल पास करना पड़ेगा, प्लस क्योंकि राज्यसभा तो कभी भी विदाउट सेशन नहीं होगा बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. तो उन पर्टिकुलर अगर 2 महीने हैं, 2 महीने में राज्यसभा को इस पर्टिकुलर चीज़ को पास करना पड़ेगा. अगर अप्रूव कर दिया राज्यसभा ने तो जैसे ही लोकसभा सेशन में बैठेगी, ठीक है, तो विद इन पर्टिकुलर 30 days, इसमें भी फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन ही टाइम है, 30 दिन में ही लोकसभा को भी इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा. किससे? सिंपल मेजोरिटी से. ओके, बाकी इसमें यही चीज़ मेंशन है. देखिए लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, दैट इज़ हमने जो पढ़ा था 6 months वाला पॉइंट इसमें भी वैलिड है. ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, दैट इज़ ये मैक्सिमम 3 साल के लिए अप्लाई की जा सकती है. लेकिन जो 3 साल का जो ऑप्शन है वो कैसे होगा, अगर मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी लगानी, 6 महीने में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल हो गया, उसको कंप्लीट हो गया, जैसे मान लीजिए सेम हम एग्जांपल लेंगे, जनवरी में लगी, जून तक चली, दोबारा आपने लिया, फिर दिसंबर तक चली. ठीक है, लेकिन अब आपको उसके ज़्यादा कंटिन्यू करनी है तो प्रेसिडेंट रूल को दोबारा 1 साल से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए आपको पहले 2 जो प्रोविजंस हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगर वो 2 चीज़ें हैं तभी आप 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ कि किसी भी पार्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड इज इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है बेसिकली व्हाट इज दिस प्रेसिडेंट रूल की कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर मीन्स गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की. तो अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है, सर्टिफाई कर देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे अभी इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते हैं, तो उस पर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा भी कंटिन्यू किया जा सकता है. ओके, सो दीज आर द 2 कंडीशंस. इन दोनों कंडीशन में कुछ भी होगा तो प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट इज पावर. क्या प्रेसिडेंट के पास पावर्स आ जाती हैं जब प्रेसिडेंट रूल उसमें अप्लाई किया जाता है. सो फर्स्ट इज ही कैन पिक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट. वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स थी, गवर्नर की पावर्स थी, उन सबको फंक्शन अकेला कर सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट. ठीक है, बाकी जो प्रेसिडेंट है वो इसमें ये चीज़ बोल सकता है कि जो पहले स्टेट गवर्नमेंट पावर्स फंक्शन कर रही थी अब वो कौन करेगा, पार्लियामेंट. सेम इज नेक्स्ट स्टेप जिसमें ये बोला था कि जो भी अब एक अथॉरिटी या स्टेट की अथॉरिटीज़ के लिए जो काम कर रहे हैं या जो भी स्टेप, सी कंप्लीटली प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही थी या जो अथॉरिटीज़ काम कर रहे थे वो सब कौन करेगा, दैट इज प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज कि जब इमरजेंसी लगा दी जाएगी तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, सी जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इट्स विल कि हर स्टेट का तो नहीं है. सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसमिस हो जाएगी. ये होगी कि नहीं होगी दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट. लेकिन हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डेफिनेटली गोना टू बी डिसमिस्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल. जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विल बी dismissed. Okay, next is
हाँ, या तो सस्पेंड होगी या डिसॉल्व होगी, दैट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ओनली। नेक्स्ट इज की जो स्टेट गवर्नर है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वो फंक्शन कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी और बाकी अथॉरिटीज़ की हेल्प से। ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि हाँ अब पर्टिकुलर जो फंक्शंस हो गया वो गवर्नर अगर कैरी कर रहा है तो किसकी हेल्प पे करेगा, बट मेन डिसीजंस किसके पास लाई करते पावर, दैट इज विद द प्रेसिडेंट ओनली। नेक्स्ट इज जो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स एंड स्टेट बजट है वो भी पार्लियामेंट पास करेगा, मींस कंप्लीटली पावर विद द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आप एक बार इनको रीडिंग देंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोविजंस क्या बोलता है, प्रेसिडेंट को क्या पावर देता है। ठीक है, सेम इज ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट दे सकते हैं, प्लस स्पेशल अथॉरिटीज़ है प्रेसिडेंट रूल के अंदर, रिपील कर सकते हैं, रीनैक्ट कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज को। यस, सो दैट्स ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हमने आपने क्या क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास कंप्लीटली पावर शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड है कि वो ऑर्डिनेंसेस दे सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, ठीक है, तो वो कब तक अप्लाई होगा? अगर उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू रखना है तो जैसे ही हाउस सेशन में आएगा उनको वो पास करना पड़ेगा। अगर वो पास हो जाता है, ठीक है, तो वो लॉ बन जाएगा, अदरवाइज उसको रिपील कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज पावर जब वो एक बार फिर से मिल जाएंगे। सो आप एक बार हाँ एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी जो हाई कोर्ट की पावर है उसको नहीं ले सकता या उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर ले सकता है, गवर्नर्स की पावर ले सकता है, पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, बट जो हाई कोर्ट की पावर है कंसर्न की वो प्रेसिडेंट अपने अंडर नहीं ले सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है प्रेसिडेंट का कंप्लीट कंट्रोल है तो कोर्ट्स के ऊपर भी आएगा। सो नो, दिस इज द एक्सेप्शन, कोर्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो जब बात है जुडिशियल रिव्यू की तो यहाँ पे भी सेम है। 38th अमेंडमेंट में बोला गया था कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज फाइनल, बट 44th अमेंडमेंट से इसको कैंसल आउट किया गया था और इसमें बोला था कि प्रेसिडेंट का भी जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ओके, नेक्स्ट इज हाँ प्रेसिडेंट रूल कब इम्प्रॉपर होगा? जब हमने बोल दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली फेल है, वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, इन सब केसेस में हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। बट मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया या उसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन गवर्नर ने उनको ऑप्शन ही नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया एक ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री को बनाने का। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं तो उसको इम्प्रॉपर बोला जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, मान लीजिए एक पार्टी है उसने मेजोरिटी लूज कर दी, लेकिन आपने दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं दिया अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए ऑन द ग्राउंड, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर इमरजेंसी के साथ हम पढ़ेंगे एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस जिसके अंदर इस पर्टिकुलर रूल के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, एंड द केस का नाम है बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं बार बार आपको बोलती हूँ आप कंसर्न केसेस पढ़ते रहिए, एंड ऑफ द लेक्चर्स या एंड ऑफ द जब हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे आपके पास बहुत सारे केसेस एंड उनकी डिटेल चीज़ें होंगी। तो जब आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसमें आर्टिकल 356 के अंडर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। सो बेसिकली फर्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक आया था वो भी इसी जजमेंट में आया था, प्लस अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है मस्ट बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट मटेरियल, कुछ रेलिवेंस होना चाहिए नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया या इनवैलिड बोल दिया गया तो जिस स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें हमने बोला था कि इसमें डिसमिस कर दी जाती हैं, वो रिवाइव कर देगी, उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं चाहिए। जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड उसको प्रूव किया गया तो एट द सेम टाइम वही सेम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोबारा फंक्शन में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व तभी करा जाएगा जब पार्लियामेंट के हाउसेस ने उन पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को प्रूव कर दिया, अप्रूवल दे दिया है, उसी के बाद जो हमारे पास टाइम है दैट इज 2 months का जो है, उसी के बाद जो है उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एकदम डिसमिस हो जाएगी, बट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको 2 महीने का जो अप्रूवल टाइम है उसका वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। सो रिमूवल है, वही प्रेसिडेंट डायरेक्टली इसमें प्रोक्लेमेशन देगा एक और कि अब ये इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया जाए, इसमें हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। सो द लास्ट इमरजेंसी जो अब हमारी है दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है। ठीक है, सो आर्टिकल 360 बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, प्रोक्लेम
सो इसमें भी प्रेसिडेंट अगेन फाइनेंशियल emergency if he satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. ठीक है, जब फाइनेंसेस की बारी आएगी तब आएगा हमारा आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब इसके प्रोक्लेमेशन के लिए भी सेम है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी 2 months. ठीक है, लोकसभा सेशन में नहीं है तो 30 दिन. ये सेम है जैसे हमने पढ़ा था किसका, प्रेसिडेंट रूल का. सिर्फ नेशनल इमरजेंसी का पार्ट डिफरेंट है बिकॉज नेशनल इमरजेंसी में है 1 month स्पेशल मेजोरिटी, बाकी दोनों में है 2 months और सिंपल मेजोरिटी. जो लोकसभा वाला पार्ट है दैट इज सेम इन ऑल द 3 emergencies कि अगर वो सेशन में नहीं है तो उसको 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, so once approved by the parliament financial emergency continues indefinitely. बाकी दोनों में हमने क्या पढ़ा था, 6 months till it is revoked, implying there is no prescribed maximum period for its operation and there is no repeated need for parliamentary approval for its continuation. ठीक है, इसमें आपको कोई पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए. इसमें भी यही लिखा है कि डिसकंटिन्यू तभी होगी जब प्रेसिडेंट उसको हटाएगा, प्लस इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको नहीं चाहिए. इसमें एक बार हम फिर इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो इफेक्ट्स आएगा सबसे पहले जो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं. तो फाइनेंशियल मैटर्स में क्या होगा कि किसके पास पावर चली जाएगी, यूनियन के ऊपर, स्टेट्स के मैटर्स के ऊपर भी. सेकेंड में सैलरीज और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है जो स्टेट को सर्व कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज जितने भी मनी बिल्स होंगे या फाइनेंशियल बिल्स होंगे पर्टिकुलरली स्टेट के, तो वो कंफर्म्ड प्रेसिडेंट के उसके कंफर्मेशन के लिए रिजर्व किए जाएंगे. बिकॉज जब हम बिल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि जो पर्टिकुलर बिल्स हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है. इट इज़ द पावर ऑफ विद द गवर्नर कि वो पर्टिकुलर बिल को रिजर्व करता है कि नहीं करता है. बट जब नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम पे गवर्नर को हर एक मनी बिल को या फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट के कंफर्मेशन के लिए पास करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज हमने एक चीज़ पढ़ा कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस जो लोग स्टेट के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, द डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. इसमें डायरेक्टली ये मैंशनड है. इसको मैंने अलग से इसीलिए डाला था या अलग से इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया. बिकॉज बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ये बोला जाता है कि जजेस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे बाहर है. ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी जब ये लगा दी जाती है. नेक्स्ट इज आज तक यही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगा है. फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1991 में, उसके बाद भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी. सो दैट इज ऑल अबाउट आर थ्री इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी. 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल एंड 360. इसके साथ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 365. ठीक है, 365 बोलता है कि स्टेट ने कोई आपकी बात नहीं मानी. 355 बोलता है सेंटर की ड्यूटी कि आपको स्टेट्स को बचाना है. 360 आपने पढ़ लिया, इसका आपने पढ़ा 2 months के अंदर अप्रूवल, ये दोनों हैं 1 month के अंदर अप्रूवल. ठीक है, बाकी व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी है स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 2 months. ठीक है, कंटिन्यूशन कितना होगा, 6 months का. जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल, ये हमने पढ़ा 356, 2 months नहीं, ये 1 month है यहाँ पे, 2 months सिंपल मेजॉरिटी. और अगर 1 साल से ज़्यादा लगानी है देन यू हैव 2 conditions, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो या आपका क्या हो, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया हो कि हाँ अभी हम यहाँ पे इलेक्शंस नहीं करवा सकते. 360 डायरेक्ट, इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्रिटिसिजम्स इसमें क्या थे कि फेडरल करेक्टर को ये हार्म करता है बिकॉज यूनिटरी इसमें हमने बन जाता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. The powers of the state, both the union and the units, will entirely be concentrated in the hands of the union executive. The president will become a dictator. The financial autonomy of the state will be nullified. Fundamental rights will become meaningless, and as a result, the democratic foundation of the constitution will be destroyed. So these are the criticism. कोई भी चीज़ आती है तो criticism ज़रूर होते हैं उसके. So these are the criticism. But बात यही है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज कर दी गई सॉरी, ठीक है, तो उसमें हमारे लिए इमरजेंसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. नेक्स्ट इज
सो दैट्स ऑल अबाउट आवर इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाएंगे. सो पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो 215, 325, 275, 355. तो आपने देखा जब हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट रूल तो हमने एक आर्टिकल किया था दैट इज 355. ठीक है, जो क्या बोलता था, सेंटर की ड्यूटी बोलता था कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड इट विल मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अराउंड ही हमारा स्टेट फंक्शन करे. सो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली. सो मैं आपको बार बार बोलती हूँ नॉट ओनली, ये सब आप ध्यान से देखें. नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट. हमने बोला था जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा, दैट विल बी डिसमिस्ड. लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्यूट किया जाएगा या उसको डिसॉल्व किया जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो पहला जो आएगा हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नो, दैट इज नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस. इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, बट जरूर होगा ये जरूरी नहीं है. रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ये सही है. डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ऐसा भी कुछ नहीं है. सो इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी योर ए, सॉरी बी. ठीक है, कि 1 and 3 ओनली, ये हमारे नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं आएगा. नेक्स्ट इज the Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to a matter in the state list. So yes, जब बात हम पढ़ेंगे राज्यसभा की तो कंप्लीटली पावर अगर किसी स्टेट लिस्ट के ऊपर कभी भी अगर आपको वो बनाना है कोई लॉ तो दैट रिलाइज विद द राज्यसभा. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय लोकसभा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें दोनों के पास सेम पावर्स हैं. ठीक है, सो द आंसर विल बी ए, 1 ओनली. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of the parliament. तो जब हमने आर्टिकल 360 किया था हमने उसमें बोला था 2 महीने अप्रूवल के लोकसभा और राज्यसभा के. तो इसमें यही बोल रहा है कि 2 महीने तक ही वो रहेगा, उसके बाद सीज हो जाएगा. अगर इन्होंने पास नहीं किया तो दिस इज करेक्ट. Next is, if any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in connection with the affairs of the union. यहाँ तक तो हमने सारी स्टेटमेंट सही पढ़ी, बट एक्सक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इस स्टेटमेंट को इसने बना दिया गलत. तो दोबारा देखिए, इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ द पर्सन. स्टेट की भी कर सकता है, यूनियन की भी कर सकता है, दैट इज पावर विद द प्रेसिडेंट. लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड हैं. सो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 1 ओनली. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज which of the following are correct about legislative powers between the center and state during the time of emergency. ठीक है, तो हमने करेक्ट ढूंढा. ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट बट इन केस ऑफ रिपग्नेंसी पार्लियामेंट नॉट शैल प्रिवेल. ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं रहती है. कंप्लीटली पावर जो चली जाती है यूनियन के पास, मीन्स प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बोल सकता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे लॉ बनाइए, लेकिन स्टेट का कोई रोल नहीं रहता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट. ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कैंसिल किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन्ड है. ठीक है, सो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स है. तो करेक्ट पूछा है तो दैट इज नाइदर 1 और 2. सो दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑफ इमरजेंसी. इसके अंदर हमने सारी तीनों टाइप के इमरजेंसीज देख ली. ठीक है, इनको अप्रूव करने का, रिवोक करने का, जो इसमें ग्राउंड्स मेंशन्ड है, अमेंडमेंट्स मेंशन्ड है, ये सब हमने इसमें देख लिया है. प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने इसमें देख लिया है. इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको याद रखना है कि कौन सी इमरजेंसी कैसे पास होगी, स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से. या आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि
टाइम पीरियड क्या स्पेसिफाइड है, किसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है, किसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी में उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो इंडेफिनेटली टाइम, कौन सी इमरजेंसी अगर एक बार लागू कर दी जाए तो कितने टाइम के लिए वो अप्लाइड होगी, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। रीज़न भी ये ही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई जस्ट होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, आप इसको जब डाउनलोड करेंगे, आप एक दो बार इसको रीडिंग देंगे तो यू विल बी वेरी मच क्लियर विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो एक और चीज़, इसमें कौन सी अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ है, ओरिजिनली क्या लिखा गया था, जैसे नेशनल इमरजेंसी में ऐड हुआ था क्या, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड। सेकेंडली उसमें क्या ऐड हुआ था कि ये 6 मंथ्स के लिए अप्लाइड होगी। उससे पहले ओरिजिनली क्या था, दैट वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस। दूसरी चीज़ क्या थी कि एक बार जब लग जाएगी उसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। तो दीज आर द चेंजेस, अमेंडमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए कि किस अमेंडमेंट के अंदर क्या चेंज हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। प्लस इसको रिवाइज करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। दीज ऑल आर जो क्वेश्चंस में मेंशन दैट वाज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक इमरजेंसी से पूछे गए थे। टू जस्ट मेक श्योर कि आपको इसका टाइप पता हो कि हाँ किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। यू डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम ऐप और टेलीग्राम चैनल एंड आप इसको रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए। छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर आउट इसमें हो जाएगी। थैंक यू सो मच।